तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डाइट एंड न्यूट्रिशन, जो कि हमारे 6th यूनिट का ही 3rd पार्ट है। ठीक है, तो एक बार सरसरी तौर पे देख लेते हैं इसमें हमें पढ़नी क्या क्या चीज़ें हैं। तो हमें इसमें फूड के बारे में पढ़ना है, न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ना है और फूड के एक्सेप्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ना है। ये इसका चैप्टर 1 है। मतलब इसी को मैंने चैप्टर्स में डिवाइड कर दिया था। तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, फैट सॉल्युबल न्यूट्रिएंट, वाटर सॉल्युबल न्यूट्रिएंट, इन सारी चीज़ों को हम इसमें देखेंगे, मिनरल्स को देखेंगे। योगिक कॉन्सेप्ट ऑफ डाइट जो है वो आपने जितना भी भगवत गीता में पढ़ा है और ये सारी चीज़ें इसके अंदर आएंगी। ठीक है, भगवत गीता हो गया, हठ प्रतिपिका हो गया, गैरंड संहिता हो गया, और किसमें आपने डाइट के बारे में पढ़ा है? हठ रत्नावली में भी डाइट है, पर उन सबको इतना देखा नहीं जाता क्योंकि हठ रत्नावली की जो डाइट है वो सेम टू सेम आपकी हठ प्रतिपिका की डाइट है। तो मेन आपको किन किन डाइट को देखना है? भगवत गीता, हठ प्रतिपिका, गैरंड संहिता। ठीक है, और उसके अलावा अगर आयुर्वेद में कुछ दिया हो तो उसे देख सकते हैं। फिर उसके बाद ये सारी चीज़ों को इतना नहीं देखेंगे कि सीरियल्स को कैसे देखते हैं, क्या सब चीज़ें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फूड और न्यूट्रिशन के बारे में। तो फूड हम किसे समझ सकते हैं? ऐसी कोई भी लिक्विड, सॉलिड और सेमी सॉलिड लिक्विड चीज़ें जिसको हम कंज्यूम करते हैं जो हमारे हेल्थ के लिए यूजफुल हो। ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें जो हम कंज्यूम करते हैं वो ज़रूरी नहीं कि वो हमारे हेल्थ के लिए भी हो, क्योंकि जैसे हम फूड कंज्यूम करते हैं तो उसमें क्या क्या होता है, फूड जो कंज्यूम करते हैं उसमें बहुत सारे फूड कलर्स भी होते हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है, फेवलिंग सब्सटेंस, जो हमारे फूड में न्यूट्रिएंट्स नहीं होती। ठीक है, तो फूड जो बेसिक होता है वो न्यूट्रिएंट्स और नॉन न्यूट्रिएंट्स का मिक्सचर होता है। ठीक है, फिर उसके बाद फंक्शंस फूड के क्या क्या हैं? तो फूड के 3 मेन फंक्शन होते हैं। एक होता है फिजियोलॉजिकल, एक होता है सोशल और एक होता है साइकोलॉजिकल। ठीक है, फिजियोलॉजिकल के अंदर क्या क्या आएगा? एनर्जी गिविंग, बॉडी बिल्डिंग, प्रोटेक्शन और रेगुलेशन। और सोशल और साइकोलॉजिकल। ठीक है, तो एनर्जी गिविंग किसका काम है? कार्बोहाइड्रेट और फैट का। बॉडी बिल्डिंग काम करता है प्रोटीन का। इसलिए देखे होंगे आप लोग जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं वो प्रोटीन शेक पीते हैं, है ना। और जो एनर्जी गिविंग काम है, आपने देखा होगा जो लोग एकदम मजदूरी का काम करते हैं, आपने वो उनको देखना, जब आप उनको खाना निकाल के दोगे ना तो वो चावल हम लोगों से दोगुना खाएंगे। हम लोग जो घर में बैठे बैठे कुछ कर नहीं रहे, बस थोड़ा बहुत पढ़ा दिए ये, तो हम लोग का जो खाने का अमाउंट है वो कम है, क्योंकि हमारी बॉडी को एनर्जी की कम, मतलब इतनी एनर्जी की जरूरत नहीं है। और जो लोग बाहर धूप में अभी काम कर रहे हैं उन लोगों को बहुत ज्यादा जरूरत है। तो कार्बोहाइड्रेट और फैट का काम क्या है? एनर्जी गिविंग। ठीक है, फिर है रेगुलेशन और बॉडी प्रोसेस। ठीक है, बॉडी प्रोसेस का रेगुलेशन करना और मेंटेनेंस करना, ये काम है विटामिन और मिनरल्स का। ठीक है, ये चीजें याद रखते जाएंगे। और ये जो पूरी स्लाइड है वो मैं आप लोग को प्रोवाइड कर दूंगी, ताकि आप लोग को अगर कुछ चीज समझ ना आए तो आप उससे पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो एनर्जी गिविंग का जो फंक्शन है वो मेनली होता है कार्बोहाइड्रेट और फैट से। तो कार्बोहाइड्रेट और फैट जो है वो हमारे बॉडी फ्यूल की तरह यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, एक बार ये क्वेश्चन में आया था कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट कितनी एनर्जी देता है? तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट देता है 4 किलो कैलोरीज एनर्जी। 1 ग्राम फैट जो है वो 9 किलो कैलोरीज देता है। कहीं कहीं पे ये 4.1, 9.1 ऐसे आ जाएगा, तो वो जो है अप्रोक्स में बताया गया है। ठीक है, तो अप्रोक्स में चीजें थोड़ी बहुत ऊपर हो सकती है, पर जो सामने की संख्या वो सेम रहेगी। तो ये सेम ही रहेगा। फिर उसके बाद है 1 ग्राम प्रोटीन कितना कैलोरी देता है? तो 4 कैलोरी देता है। तो यहाँ तक चीजें आप लोग को समझ में आई? समझ में जी ज्यादा स्पीड? उसके नीचे एक और वाला क्या था नीचे से प्रोटीन के बाद? प्रोटीन के बाद कुछ नहीं था, बस इतनी चीजें हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन। ठीक है, फिर है बॉडी बिल्डिंग। बॉडी बिल्डिंग का काम किस, मैंने आप लोग को बताया था, बॉडी बिल्डर्स क्या करते हैं? प्रोटीन कंज्यूम करते हैं। यहाँ पे मिनरल्स और वाटर भी बताया गया है, माइक ऑफ कर लो। तो इसमें क्या होता है, आपके जो बॉडी बिल्डिंग क्यों जरूरी होती है? पहली बात तो जब नवजात शिशु होता है वो धीरे धीरे बढ़ता है, तो उसके बॉडी में क्या होती है? ग्रोथ होती है। इसके लिए प्रोटीन्स की जरूरत होती है। इसलिए आपने देखा होगा जब नन्हा शिशु होता है तो वो धीरे धीरे जब बढ़ता है तो माँ उसको दाल पानी पिलाती है, दाल देती है और प्रोटीन से रिलेटेड खाना देती है, ताकि उसके अंदर ग्रोथ हो। ठीक है, और फिर जैसे अब हम लोग की हाइट जितनी बढ़नी थी बढ़ गई, अब हम क्यों प्रोटीन कंज्यूम करें बताइए? क्योंकि जो हमारे सेल्स हैं वो दिन प्रतिदिन डाई होते हैं, हमारे टिश्यू जो है खराब होते हैं, उनके न्यू रिपेयर करने के लिए हमारी बॉडी को प्रोटीन की जरूरत होती है। प्रोटीन क्यों जरूरत है? हमारी बॉडी के बिल्डिंग के लिए। ठीक है, फिर उसके बाद है
बॉडी के रेगुलेशन के लिए, बॉडी के प्रोटेक्शन के लिए, हमारे बॉडी में जो छोटे छोटे प्रोसेसेस होते हैं वो किसके द्वारा होते हैं? विटामिन और मिनरल्स के द्वारा, ठीक है। तो उसके लिए जो चीजें चाहिए होती है वो होती है विटामिन और मिनरल्स, ठीक है। विटामिन कोई बता सकता है कि कितने प्रकार की होती है? मैम बेसिकली तो 2 टाइप के होते हैं, वो जल में घुलनशील और वसा में घुलनशील। ठीक है, एकदम परफेक्ट बताया आपने, ठीक है। तो विटामिन होती है 2 प्रकार की, वाटर सोल्यूबल और फैट सोल्यूबल, ठीक है। तो अभी एक बार न्यूट्रिशन की डेफिनेशन देख लेते हैं कि न्यूट्रिशन क्या होता है। तो जो ये न्यूट्री शब्द है ना, न्यूट्रिशन में ये जो न्यूट्री शब्द है उसका मतलब होता है फीड और नरिश। मतलब न्यूट्रिशन का मतलब है कि हम फूड को कंज्यूम कर रहे हैं ताकि हम अपनी बॉडी को नरिश कर सके, ताकि उसका ग्रोथ हो सके, उसकी एनर्जी कंज्यूप्शन वाली नीड पूरी हो सके और उसका जो रेगुलेशन है वो हो सके, ठीक है। एक बार आप मुझे जल्दी जल्दी बता दीजिए कि हमारे बॉडी में जो रेगुलेशन और मेंटेनेंस का कार्य कौन करता है? बताइए, अभी तो बताया। अच्छा ये बताइए, एनर्जी कौन देता है? कार्बोहाइड्रेट और फैट। एनर्जी देती है। एक बार और आप लोग को मौका दिया जा रहा है, जल्दी से बताइए, एनर्जी कौन देता है? कार्ब्स देते हैं मैम। हाँ, एनर्जी देते हैं कार्ब्स और फैट। बॉडी बिल्डिंग कौन करता है? प्रोटीन। और रेगुलेशन कौन करता है? जो बाकी चीजें हैं वो विटामिन और न्यूट्रिएंट्स, विटामिन और मिनरल्स, ठीक है। तो ये भी चीजें एक बार एग्जाम में आ चुकी है, तो इसको थोड़ा देख लेते हैं कि जो हमारी ह्यूमन की न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट क्या होती है, ठीक है। तो जो हम ह्यूमन बीइंग हैं, जो रेस्ट पीरियड में है, मतलब सपोज मैंने आज सुबह से कोई काम नहीं किया, बस मैं आराम से हूँ, मजे में हूँ, रेस्ट पीरियड में चल रही हूँ, ठीक है। तो मैं जो रेस्ट पीरियड में मेरी बॉडी को कितनी कैलोरीज की जरूरत होगी? तो 2000 कैलोरीज की जरूरत होगी। अब मैंने सोचा कि चलो आज बहुत रेस्ट वेस्ट हो गया, अब घर का काम करते हैं, थोड़ा झाड़ू पोछा मार लिया, खाना बना दिया, बस थोड़े कपड़े वपड़े धो दिए, नॉर्मल वर्क, बहुत ज्यादा कुछ ऐसे खतरनाक वर्क नहीं, बस घर का काम किया, तो कितनी एनर्जी जरूरत होगी? 2600 कैलोरीज जरूरी होगी। पर मैंने सोचा कि चलो भाई अब बहुत दिन हो गए बैठे बैठे, अब योगा क्लासेस स्टार्ट करते हैं, तो मैंने 4 योगा क्लासेस स्टार्ट कर दी, और स्टार्टिंग क्लास है तो मुझे सब में डेमोन्स्ट्रेट करना पड़ रहा है, मैं घर का काम भी कर रही हूँ, सब कर रही हूँ, मतलब मोर फिजिकल वर्क। तो मुझे कितनी एनर्जी की जरूरत, कैलोरीज की जरूरत होगी? 4000 कैलोरीज की, ठीक है। ये भी फीमेल्स और मेल्स के बीच में अलग अलग होता है, तो इसको नोट डाउन कर लेंगे, या फिर अभी जब मैं भेजूंगी तो आप इसके एक बार देख लेंगे, ठीक है। मैम जी, मैम ये एज वाइज या वेट वाइज भी होता है कि जनरली होता है ये एज वाइज, वेट कैलोरी? वाइज, सब वाइज होता है, क्योंकि जैसे कि देखिए, अम, ये सामान्य एवरेज बॉडी के अकॉर्डिंग है, मतलब हम जो बढ़े हुए लोग हैं ना उसके अकॉर्डिंग है, बच्चों का अलग होगा और बूढ़ों का अलग होता है, ठीक है। तो देखिए, ये सामान्य व्यक्ति वाला तो मैंने बता दिया, तो अब इसको देखते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स हमारे जो डेली कंज्यूशन कितने चाहिए होता है, तो 400 से 500 ग्राम कार्बोहाइड्रेट हमें डेली कंज्यूम करना चाहिए, ठीक है। फैट्स कितना कंज्यूम करना चाहिए? तो 75 टू 100 ग्राम, मतलब 75 टू 100 ग्राम हम फैट कंज्यूम कर सकते हैं, घी तेल ये सब चीजें हम कंज्यूम कर सकते हैं। प्रोटीन कितना चाहिए? 70 टू 100 ग्राम, ठीक है। आप देखिए, प्रोटीन और फैट की मात्रा लगभग सेम है, ठीक है। फिर है विटामिन, तो विटामिन का क्या होता है, इन लोग को कम कम कंज्यूम करते हैं, पर जो वाटर सोल्यूबल, मतलब क्योंकि विटामिन जो होती है वो होती है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, तो इनकी अमाउंट बहुत कम होगी। तो विटामिन ए कितना कंज्यूम कर सकते हैं? 5000 इंटरनेशनल यूनिट, आईयू का मतलब होता है इंटरनेशनल यूनिट। विटामिन डी को कंज्यूम कर सकते हैं 1000 इंटरनेशनल यूनिट, ठीक है। विटामिन बी 1.2 mg, विटामिन बी 2 mg। अगर आप लोग को ये याद हो पाता है तो ठीक है, नहीं तो इतना मतलब इतने नंबर से याद करना थोड़ा सा मुश्किल है, तो देख लीजिएगा, ठीक है। विटामिन बी थ्री को 12 mg और विटामिन सी को 500 mg, ठीक है। फिर उसके बाद मिनरल्स आ गए, तो सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड किसको बोलते हैं? नमक को। आपको नमक कितना खाना चाहिए पूरे दिन में? 10 से 15 ग्राम, पर मुझे लगता है इससे ज्यादा ही हम कंज्यूम करते हैं।
भर भर के एक एक चम्मच, दो दो चम्मच नमक डाल डाल के खाते हैं। फिर है फॉस्फोरस, फॉस्फोरस कितना, 1.5 ग्राम। कैल्शियम 1.5 ग्राम। अब ये फॉस्फोरस कैल्शियम आप किसी डायरेक्टली उसको कंज्यूम नहीं करते, ये खाने में किसी किसी चीज में इंक्लूड रहती है। जैसे कैल्शियम किस में सबसे ज्यादा अमाउंट में पाया जाता है, बताइए कोई। ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है दूध, यूजीसी नेट का। दूध में, दूध में। रागी जो है उसमें सबसे ज्यादा अमाउंट में कैल्शियम पाया जाता है। हाँ ठीक है, रागी में, हाँ रागी ठीक है। में। तो अब कैल्शियम तो ऐसे नहीं खाओगे कि कैल्शियम पड़ा है कैल्शियम खा रहे हैं। जैसे नमक है, नमक तो दिखाई देता है ना। कैल्शियम कैसे है, रागी में मिलेगा, केले में मिलेगा, दूध में मिलेगा। फॉस्फोरस भी ऐसी किसी किसी चीज में मिलेगा। आयरन किस में मिलता है बताओ तो, पत्तेदार सब्जियों में, पालक, पालक पालक में, वालक में, पालक में है ना। पालक। और जैसे एक तो स्पेसिफिकली ये चीजें बोली जाती है कि फीमेल्स को मतलब आयरन का कंज्यूप्शन करना चाहिए। तो अगर मतलब आयरन की कमी हो रही है तो लोहे की कढ़ाई में खाना बनाना शुरू कर दो। तो आयरन की जो कमी है वो धीरे धीरे अपने आप कम हो जाती है, मतलब सॉरी बढ़ जाती है। ठीक है, ठीक हो जाती है। मेरे में मतलब पहले हीमोग्लोबिन कम रहता था, मैंने अब लोहे की कढ़ाई में खाना शुरू किया तो मेरा हीमोग्लोबिन नॉर्मल हो गया। तो ऐसे किसी को कोई दिक्कत हो तो आप उसको कर सकते हैं। ठीक है, आयोडीन क्या है 150 mg और कॉपर क्या है 105 mg। ठीक है, और वाटर क्या है 2 से 4 लीटर हमें पीना चाहिए। ठीक, यही उसका फोटो है। तो आपको अगर वहां से क्लियर ना हो तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हुआ एक चीज कंप्लीट। अब हम पढ़ेंगे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, तो मैक्रो क्या होता है, मैक्रो मतलब होता है ज्यादा, ऐसे न्यूट्रिएंट्स जिनको हमें कंज्यूम ज्यादा अमाउंट में करना है। ठीक है, और माइक्रो क्या है, कम। ठीक है, तो ऐसे न्यूट्रिएंट्स जिनको हमें कम अमाउंट में कंज्यूम करना है। ठीक है, तो यही चीजें इसमें भी बताई गई है कि हमें इनको लार्जर अमाउंट में कंज्यूम करना है। तो इसमें कौन कौन सी चीजें आएंगी, होगा कार्बोहाइड्रेट होगा, और फिर फैट्स आएगा, और फिर मैं हाँ, और हिंदी वाली भी रहने दो। सब रहने देंगे, एक मिनट, प्रोटीन। ठीक है, तो ये सारी चीजें इसमें आएंगी। क्या क्या आएगा बताइए एक बार, फैट्स, विटामिन और प्रोटीन। सॉरी सॉरी सॉरी, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन। ठीक है, तो देखते हैं क्या क्या चीजें होती हैं। तो हमारे आहार में शामिल हर पदार्थ में कुछ मात्रा में कार्बोज अवश्य पाए जाते हैं। ठीक है, इतना पढ़ेंगे नहीं। हम लोग जो फूड कंज्यूम करते हैं इसमें सभी अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, मतलब थोड़ा थोड़ा अमाउंट में पाया जाता है। आप मुझे बता सकते हैं कार्बोहाइड्रेट का जो सोर्स होता है डाइट में, वो क्या नाम से जाना जाता है। इसको ब्लैंक स्लाइड रखती हूँ ताकि आप लोग मुझे बता सकें। गर्मियों में तो टीवी में उसके बहुत ज्यादा ऐड भी आते हैं, जल्दी नहीं। ग्लूकोज। हाँ, ग्लूकोज। ठीक है, तो ग्लूकोज जो होता है वो हमारे फूड मतलब कार्बोहाइड्रेट का ही एक प्रकार है, और ये हमारे फूड में प्रेजेंट होता है। ग्लूकोज के अलावा भी जैसे चावल है, गेहूं है, अनाज है, फल है, आलू, शहद, सभी में मतलब सॉरी कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसके अलावा आइसक्रीम, ठंडे पदार्थ, चाय, कॉफी में जो चीनी हम यूज करते हैं वो भी कार्बोहाइड्रेट ही है। कुछ कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो जटिल होते हैं, मतलब कॉम्प्लेक्स होते हैं, जैसे स्टार्च जो शरीर द्वारा जिसको पचाया नहीं जा सकता। और कुछ ऐसे होते हैं जो सरल तरीके से पच जाते हैं। ठीक है, तो आपको एक चीज बता दूं मैं कि कार्बोहाइड्रेट जो है ना वो हमारे सीधा माउथ से ही पचना शुरू हो जाता है। अगर हम कुछ, इसीलिए देखा जाए कि अगर हमें भूख लग रही है, ठीक है, जो लोग पहाड़ों में जाते हैं, जो लोग कैंपेनिंग करने जाते हैं या ट्रैकिंग व्रैकिंग करते हैं, जो स्पेशली वो बहुत खतरनाक वाले जो पहाड़ चढ़ते हैं ना, वो लोग चॉकलेट रखे रहते हैं ताकि उनको जब भूख लगे तो वो एक चॉकलेट खा ले और अपने ब्रेन को एक गलत सिग्नल दे कि अब भूख खत्म हो गई। ठीक है, क्योंकि वो वहीं से पचना शुरू हो जाता है और पेट को लगता है कि अब हमारी भूख शांत हो गई। ठीक है, तो ये चीजें होती हैं। अब कार्बोहाइड्रेट के टाइप्स होते हैं, इससे एग्जाम में एक बार क्वेश्चन आया था तो इसको एक बार पढ़ेंगे। उससे पहले थोड़ा फंक्शन देख लेते हैं क्या क्या काम करता है कार्बोहाइड्रेट। तो सबसे पहला काम है कार्बोहाइड्रेट का एनर्जी गिविंग। ठीक है, तो हमारे जो बॉडी में एनर्जी देने का काम है, मुख्य स्रोत जो एनर्जी देने का है वो है कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि हर ग्राम कार्बोहाइड्रेट 4 किलो कैलोरीज आपको प्रोवाइड करता है। ठीक है, फिर उसके बाद है प्रोटीन स्पेयरिंग एक्शन। प्रोटीन स्पेयरिंग एक्शन का मतलब क्या है, प्रोटीन को खराब होने से बचाना। कभी कभी क्या होता है, जब वेट लॉस के लिए हम लोग सोचते हैं ना कि अब बहुत मोटे हो रहे हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, चावल खाना बंद कर देते हैं, गेहूं खाना बंद कर देते हैं, और फिर उटपटांग सी चीजें खाने लगते हैं। ठीक है,
मतलब सिर्फ सलाद सलाद पे जीने लग गए या फिर कुछ भी ऐसी चीजें खाने लग गए जिसमें बिल्कुल कार्बोहाइड्रेट ना हो और हमें लगता है अब हम पतले होंगे। पर इसका नुकसान क्या होता है कि देखिए, हमारी बॉडी में ना हर चीज का एक स्पेसिफिक रोल होता है, ठीक है। अगर कार्बोहाइड्रेट का काम है एनर्जी प्रोवाइड करना और अगर वो प्रोवाइड नहीं कर रहा है तो उसके जगह में क्या होगा, जो हम प्रोटीन कंज्यूम कर रहे हैं वो हमारे बॉडी में एनर्जी प्रोवाइड करने लगेगा, जिसका एक कॉम्प्लेक्स होता है, कीटोज बनने लग जाता है हमारे बॉडी में, ठीक है। तो ये जो है हार्मफुल है। इसका इससे नुकसान क्या होगा कि हम तो देखो, अगर आप वेट लॉस कर रहे हो तो आप एक्सरसाइज भी कर रहे हो तो आपके बॉडीज में मसल का वेयर एंड टियर भी होगा। तो वो सारी चीजें जो प्रोटीन का काम था कि वो बॉडी बिल्डिंग करे, वो नहीं कर पाएगी और हम लोग मतलब वो सब वेस्ट होगा। तो इसलिए कार्बोहाइड्रेट का काम क्या है कि वो जो है एनर्जी प्रोवाइड करे और प्रोटीन को वेस्ट होने से बचाए, ठीक है। फिर है फैट यूटिलाइजिंग एक्शन। कार्बोहाइड्रेट अगर हम एक्वेट अमाउंट में खाए अपने डाइट में तो फैट अच्छे से यूटिलाइज होगा। मैं जैसे बता रही हूँ ना कि हर चीजें जो है एक दूसरे से लिंक होती है। अगर आपने डाइट में एक चीज बंद कर दी ना तो उसका इफेक्ट आप देखेंगे दूसरी चीजों पे पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसा ही होता है कि कार्बोहाइड्रेट का 3 फंक्शन हम लोगों ने पढ़ लिया, ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। फिर है फ्लेवर एनहेंसिंग, क्योंकि आपने देखा है कि कार्बोहाइड्रेट जो होता है मीठा, शुगर, हनी, जैगरी होता है, तो इसको हम अपने फूड में डालते हैं ताकि वो टेस्टी हो सके और लोग उसका एक्सेप्ट कर सके, ठीक है। इसके अलावा जो होता है डाइजेस्टिव एक्शन भी होता है, क्योंकि इसके अंदर फाइबर्स और रफेज होते हैं, वो हमारे बॉडी में डाइजेशन के लिए हेल्पफुल होते हैं, ठीक है। यही सब चीजें हिंदी में आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा। फिर है सोर्स। तो हम लोग बार बार सोर्स पढ़ रहे हैं तो सोर्स को भी साइड करते हैं, हम लोग इसको पढ़ेंगे ना तो आप लोग को समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए, पहले तो कार्बोहाइड्रेट के टाइप्स को समझ लीजिए। कार्बोहाइड्रेट के 3 टाइप होते हैं, एक होता है पॉलीसेकेराइड, एक होता है डाइसेकेराइड और एक होता है सॉरी मोनो, डाई और पॉली, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो एक चेन के तरह जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। तो इसमें कितने मतलब मॉलिक्यूल्स जुड़े हैं उसके अकॉर्डिंग ये इसका नामकरण किया गया है। तो सबसे पहले मोनोसेक्राइड, इसमें सिंगल मॉलिक्यूल होगा। डाइसेक्राइड, इसमें 2 मॉलिक्यूल्स होंगे। पॉली में बहुत सारी चेन की तरह जुड़ी होंगी, ये कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। तो देखिए, ग्लूकोज, फिर फ्रुक्टोज, फिर ग्लैक्टोज। एक बार ना एग्जाम में क्या क्वेश्चन आया था कि ये चारों चीजें लिख दी थी, ग्लूकोज लिख दिया था, सुक्रोज लिख दिया था और स्टार्च लिख दिया था और एक और कुछ सेलुलोज वगैरह लिख दिया था, और इसको लिखा था कि आप इसको अरेंज करिए असेंडिंग ऑर्डर में, कि बढ़ते क्रम में उसके मॉलिक्यूल्स के अकॉर्डिंग कीजिए, ठीक है। तो अगर आपको ये सीक्वेंस याद है कि मोनोसेक्राइड में आता है ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और ग्लैक्टोज, फिर डाइसेक्राइड में आता है सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज और पॉलीसेक्राइड में आता है स्टार्च, ग्लाइकोगन, सेलुलोज, पेप्टाइड। मैम, ये जो है ये क्या है, मतलब ग्लूकोज के क्या है ये, कार्बोहाइड्रेट की क्या है ये? कोई बता सकता है क्या बता रही हूँ मैं? टाइप्स ऑफ कार्ब। हम पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। आज की क्लास में आप लोग को बहुत ज्यादा अटेंटिव रहना है क्योंकि हम लोग चीजों को थोड़ा स्पीड में लेके चल रहे हैं, ठीक। तो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट के 3 प्रकार होते हैं। एक होता है मोनोसाइक्राइड, दूसरा होता है डाइसैक्राइड, तीसरा होता है पॉलीसैक्राइड, ठीक है। तो मोनोसेक्राइड्स होता है जिसके अंदर एक मॉलिक्यूल होता है कार्बोहाइड्रेट का, ठीक है। इसको थोड़ा अगर आप लोग को समझना ही है तो थोड़ा देख लेते हैं। तब तक आगे बढ़ते हैं, जब तक वो आते रहेगा तब देखते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती हैं, तो आप एक बार देख सकते हैं इनके एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं। ग्लूकोज का एग्जाम्पल क्या हुआ?
फ्रूट्स, हनी और कॉर्न सिरप, ठीक है, इन सब में पाया जाता है। फ्रुक्टोज किसके अंदर पाया जाता है? फ्रूट्स और हनी के अंदर, ठीक है। ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में ना एक अंतर है। ग्लूकोज ऐसे फ्रूट्स के अंदर पाया जाता है जो कम पके हुए, और जो ज्यादा पके हुए फ्रूट्स होते हैं ना उसके अंदर पाया जाता है फ्रुक्टोज, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे कि ऐसे फ्रूट जिसको मतलब जैसे ऐसा कौन सा फ्रूट का एग्जाम्पल दिया जाए कि अगर आपके आम कम पके हुए हैं तो उसके अंदर ग्लूकोज है, और अगर वही आम बहुत अच्छे से पक चुका है तो वो ग्लूकोज फ्रुक्टोज के अंदर चेंज हो जाता है और उसमें फ्रुक्टोज पाया जाता है, ठीक है। फिर ग्लैक्टोज किसके अंदर पाया जाता है? मिल्क के अंदर, ठीक है। एक चीज याद रखेंगे, ग्लैक्टोज मिल्क के अंदर भी पाया जाता है, और एक होता है लैक्टोज, वो भी मिल्क का ही होता है, मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट, ठीक है। और ग्लैक्टोज जो है ऐसा कंपाउंड है जिसको नेचुरली बनाया नहीं जा सकता, वो ऐसे ही फाउंड होता है, ठीक है। फिर है डाइसेक्राइड, इसके अंदर होता है सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज। ठीक, अब आगे बढ़े। फिर उसके बाद होता है फैट, ठीक है। तो फैट का काम क्या है? फैट एक कॉन्सेंट्रेटेड सोर्स ऑफ एनर्जी है, और जैसे कि जो तेल, घी, बटर, ये सारी चीजें हम जो कंज्यूम करते हैं वो सब फैट में आता है। इसके अलावा मिल्क, नट्स और मीट के अंदर भी फैट होता है, ठीक है। एक बार वो जो डायग्राम देख रहे थे उसको भी देख लेते हैं अगर वो खुल गया हो तो। अम्म, ये देखिए, ये मैं समझाना चाह रही थी, आप लोग कहाँ गया? ये आपको ये जो कोने में जो छपा हुआ है हेक्सागोन स्ट्रक्चर में, ये दिखाई दे रहा होगा। तो देखिए, मोनोसाइक्राइड के अंदर एक मॉलिक्यूल है, ठीक है। फिर डाइसैक्राइड के अंदर सिर्फ दो मॉलिक्यूल्स हैं ग्लूकोज के जो जुड़े हुए हैं। पॉलीसैक्राइड के अंदर ऐसे चेन के फॉर्म में बहुत सारी चीजें होती है, ठीक है। ग्लाइकोगन को अगर आप देख सकते हैं तो ऐसे कितने सारे ऐसे इस स्ट्रक्चर से मिलके बने हुए हैं, ठीक है। तो यही हम लोग अभी देख रहे थे कि ग्लूकोज ऐसे तीन प्रकार के स्ट्रक्चर से मिलके बनता है, मतलब सॉरी, जो कार्बोहाइड्रेट है ऐसे इसके तीन टाइप्स हैं, ठीक। यहाँ तक चीजें थोड़ी बहुत क्लियर हुई, क्योंकि हम थोड़ा ज्यादा ही फास्ट फॉरवर्ड मोड में चल रहे हैं तो इसलिए थोड़ा हो सकता है कि आज दिक्कत आए। जी मैम, आ रहा है समझ में। हाँ, सबने डाइट देखो पहले भी पढ़ा है, तो सिर्फ आपका ये रिकॉल वाला सेशन चल रहा है, ठीक है, जिसमें आप रिकॉल कर रहे हैं। और एक बार आप इस नोट्स को देखेंगे जब आप लोग को मिल जाएंगे तो आप लोग उसमें अच्छे से कर पाएंगे। देखिए मैम फैट्स, एक एग्जाम के बाद एक बार आप डाइट चार्ट अच्छे से बनवा देना, फिर हमको अच्छे से समझा देना। अभी तो ठीक है, जल्दी पढ़ लेते हैं हम। ठीक है, ठीक है, एग्जाम खत्म होगा ना तो इस बार जब सेशन स्टार्ट होगा तो डाइट को सबसे पहले रख लेंगे और उसको थोड़ा अच्छा खींच के लंबा पढ़ेंगे, ठीक है। तो इससे और मैम थोड़ा सा हिंदी दोनों में, हाँ? इसके एग्जाम के बाद हिंदी और इंग्लिश दोनों में बता देना, थोड़ा हिंदी का भी। ठीक है, अच्छा, चलिए अब आगे बढ़े। देखिए, जी फैट मैम। जो फैट जो होता है कॉन्सेंट्रेटेड सोर्स होता है एनर्जी का, ठीक है। एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया था प्रोटीन, विटामिन और लिखा था कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और विटामिन और लिखा था फैट, ठीक है। और उसमें से लिखा था कि एनर्जी का कौन कौन सा सोर्स है। तो आप मुझे बताइए, अभी मैं आप लोग को बार बार चीख चीख के बता रही हूँ एनर्जी का ये सोर्स है, एनर्जी का ये सोर्स है, तो कौन कौन से एनर्जी प्रोवाइड होती है बताइए। फैट कार्बोहाइड्रेट, फैट। कार्बोहाइड्रेट है ठीक है, और और कार्बोहाइड्रेट और फैट है, पर ना प्रोटीन। उसके एग्जाम मतलब उसमें क्या लिखा गया था पता है? ये जो फैट है ना, हाँ, ये कॉन्सेंट्रेटेड सोर्स है, मतलब ये जल्दी से काम नहीं आता।
आपने देखा होगा फैट के बारे में हम लोग एक चीज पढ़ते हैं कि फैट हमारे बॉडी में स्टोर हो जाता है, और जब हम उपवास उपवास रखते हैं तभी फैट एनर्जी देता है। आपको पता है वो चीजें आप लोगों ने पढ़ी होगी, मतलब ऐसे सुना भी होगा कि उपवास जब हम रहते हैं तो हमारे अंदर का जो फैट है वो रिलीज होता है और उससे एनर्जी प्रोवाइड होती है। तो वो तब वाले कंडीशन में होता है, इसलिए उसका आंसर क्या माना गया था, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन। ठीक है, तो थोड़े से ना ऐसे एक्सेप्शन वाले सवाल भी आते हैं, और साथ साथ ही हम पीवाईक्यूज डिस्कस करते चलेंगे, क्योंकि अभी वो पीवाईक्यू वाले जो नोट्स थे वो गायब हो गए मेरे लैपटॉप से, तो ऐसे ही मैं आप लोग को बताते चलूंगी। ठीक है, फिर उसके बाद है फंक्शंस। इसका फंक्शन क्या है, एनर्जी प्रोवाइड करना, हम लोग बार बार पढ़ रहे हैं। इसका दूसरा फंक्शन क्या है कि ये फैट सोल्यूबल विटामिन के लिए कैरियर का काम करता है, मतलब एक रास्ता का काम करता है उसके एब्जॉर्प्शन और यूटिलाइजेशन के लिए। इसलिए अगर आपने ये सोच लिया कि भाई अब मुझे पतला होना है और मैं बिल्कुल खाने में तेल नहीं खाऊंगी, तो आप ये समझ लीजिए कि आपके बॉडी में विटामिन ए डी ई के अब्सॉर्ब ही नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए पतले होने के चक्कर में उल्टी सीधी चीजें खाना बंद नहीं करना है, सब खाते पीते पतले हो सकते हैं। ठीक है, फिर होता है इंसुलेशन। इंसुलेशन का मतलब क्या है, फैट हमारे स्किन के अंदर एक लेयर का काम करता है जो आपके बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करता है। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा जो जानवर होते हैं वो लोग स्वेटर वेटर नहीं पहनते, उनके मतलब बॉडी के नीचे अच्छा खासा फैट का लेयर होता है, और एक तो उनके हेयर्स भी ऐसे होते हैं ताकि वो खुद ब खुद स्वेटर का काम कर लेते हैं। ठीक है, फिर है प्रोटेक्शन। फैट जो है हमारे ऑर्गन्स के ऊपर लगा होता है ताकि वो प्रोटेक्ट कर सके किसी एक्सटर्नल इंजुरी से। ठीक है, पेटेबिलिटी का मतलब क्या है कि फैट जो होता है टेस्टी बनाता है। ठीक है, और फिर है सैनिटेटी वैल्यू का मतलब क्या होता है कि ये हमारे पेट में फुलनेस का मतलब, जैसे कि खाना खा लिया और पेट भरने का जो मेन रोल होता है ना वो फैट्स की वजह से होता है। ठीक है, अब इसमें से क्वेश्चन आता है तो इसको देखेंगे। फैट्स के टाइप, दो प्रकार के फैट्स होते हैं, मतलब दो सोर्स होते हैं फैट के, वेजिटेबल सोर्स और एनिमल सोर्स। आज जो भी डाइट में पढ़ेंगे ना, दो तीन चीजें पढ़ेंगे। एक तो पढ़ेंगे उस चीज के बारे में, उसके सोर्स के बारे में, और अगर विटामिन पढ़ रहे हैं तो उसकी अगर कमी हो गई तो क्या बीमारी हो रही है ये पढ़ेंगे। ठीक है, तो हर चीज में सोर्स सोर्स आएगा। तो सोर्स देखिए क्या क्या है। सोर्स होगा इसका वेजिटेबल में नट्स, मस्टर्ड, ग्राउंडनट, किस किस से चीजों से तेल निकलता है वेजिटेबल में, कॉटन सीड, कोकोनट। अब एनिमल में किससे तेल मतलब चीजें आती है, एक होता है मिल्क, मिल्क से हम पनीर, मिल्क में भी फैट होता है, एग योग में फैट होता है, घी, बटर, क्रीम। और आप लोगों ने सुना होगा फिश ऑयल, फिश लीवर ऑयल, इन सब चीजों में भी ना फैट्स होता है। ठीक है, फिर होता है अगर फैट की हमारे बॉडी में एक्सेस हो जाए और फिर डिफिशियंसी हो जाए। डिफिशियंसी का मतलब कमी होगी, तो क्या होगा, हमारे बॉडी में विटामिन ए डी ई के ये सब अब्सॉर्ब नहीं होगा। दूसरी चीज क्या होगी, हमारे शरीर में एनर्जी की कमी होगी। तीसरी चीज क्या होगी, हमारा वेट लूज होने लगेगा। चौथी चीज, हम जो कार्य करने की हमारी क्षमता है वो कम होने लगेगी। ठीक है, फिर होता है फैट का एक्सेस। अगर बॉडी में फैट बढ़ने लग गया तो क्या होगा, हम मोटे होने लग जाएंगे। ठीक है, इसके साथ साथ क्या होगा, डायबिटीज होगा, हार्ट डिसीज होगा, और हाई ब्लड प्रेशर होगा। ठीक है, तो यहां तक समझ में आया सबको? जी मैम। अब देखिए इसको ना आप लोग अपने फोन में थोड़ा जूम कीजिए। ठीक है, क्योंकि ये लैपटॉप में तो इतना ही जूम हो पाएगा। फिर हम लोग ये चीज पढ़ना चाहते हैं। तो देखिए फैट के ना सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड टाइप्स होते हैं। एक बार इसको, इससे ही क्वेश्चन आते हैं। तो अनसेचुरेटेड और सेचुरेटेड का लिखा है मैंने, हाँ ठीक है। तो देखिए सैचुरेटेड पहले समझिए। सैचुरेटेड को ना सॉलिड से कम, एस फॉर सैचुरेटेड, एस फॉर सॉलिड। ऐसे फैट जो रूम टेम्परेचर में सॉलिड रहते हैं उनको बोलते हैं सैचुरेटेड फैट। आप मुझे बताइए ऐसे कौन कौन सी चीजें हैं जो रूम टेम्परेचर में सॉलिड रहती है? ऐसे तेलों का नाम बताइए, या ऐसे घी का नाम बताइए जो रूम टेम्परेचर में सॉलिड रहती है, बताइए। मैम खोपरे का तेल। हाँ, खोपरे का तेल रूम टेम्परेचर में सॉलिड रहता है। ठीक है, मतलब नारियल का तेल, जिनको खोपरा नहीं पता। फिर उसके बाद है आपका बटर है, आपका घी है, हाँ। और पनीर वनीर भी जो चीजें हैं, चीज है, ये सब क्या है, रूम टेम्परेचर में सॉलिड है। तो ये सब चीजों को बोलते हैं सैचुरेटेड फैट। अब इसमें देखिए क्वेश्चन क्या अराइज होगा कि
जो सैचुरेटेड फैट होते हैं ना, ये क्या करते हैं, आपके बॉडी में कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ाते हैं, जिसके वजह से हृदय रोग होने की संभावना होती है। ठीक है, तो रिप्लेसिंग फूड विथ हाई रिप्लेसिंग फूड दैट इज हाई सैचुरेटेड आर हेल्दी और ऑप्शन टू लोअर, मतलब अगर आपके मतलब आपको ना हेल्दी रहना है तो आपको ये जो ज्यादा सैचुरेटेड फैट वाली चीजें है ना उसको कंज्यूम करना बंद करना पड़ेगा। इसलिए बोलते नहीं है कि ज्यादा बटर वटर मत खाओ, ज्यादा घी, मतलब घी तो इतना हानिकारक नहीं होता पर किसी भी चीज की अति हानिकारक होती है। तो ज्यादा ये सब चीजें खाने से, चीज वीज खाने से आपको मतलब ये डिसीज होती है, मतलब हार्ट डिसीज होती है, बाकी सारी चीजें होती है। तो इसलिए सैचुरेटेड फैट कंज्यूम कम करना चाहिए। पर इसमें भी जो वेजिटेबल सोर्स है, जैसे कि हमारा नारियल का तेल हो गया, और क्या चीज होता है, और आपका घी हो गया, ये इसका एक्सेप्शन है कि इनको आप कंज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, फिर अनसेचुरेटेड फैट, अनसेचुरेटेड फैट कौन से होते हैं, ये होते हैं गुड टाइप्स ऑफ फैट। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, ये लिक्विड होते हैं रूम टेम्परेचर के अंदर, और ये आपके ब्लड में गुड मतलब जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है ना उसको इम्प्रूव करते हैं। ठीक है, आपके बॉडी में जो इन्फ्लेमेशन होता है उसको कम करते हैं, और जो हार्ट की रिदम्स होती है, मतलब जो हम दिल की धड़कनें हैं उसको भी मैनेज करते हैं, सब चीज अच्छा करने का काम करते हैं। ठीक है, तो अनसेचुरेटेड फैट जो होते हैं ये जो मेनली होते हैं प्लांट्स के द्वारा मतलब रिलीज होते हैं। ठीक है, और वेजिटेबल ऑयल, नट्स, सीड्स। तो आप मुझे बताइए कौन कौन से वेजिटेबल ऑयल आपके इसके अंदर आएंगे अनसेचुरेटेड फैट के अंदर। मूंगफली, मूंगफली, सरसों, सोयाबीन, तिल, सोयाबीन, सनफ्लावर, ऑलिव, और आपके और जो जितने भी सनफ्लावर। नट्स हो गए, ठीक है, सनफ्लावर, ये सारी चीजें इसके अंदर आएगी। ठीक है, तो अगर आप इन सारी चीजों से अपने घर में खाना बनाते हैं तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है, मतलब वो नॉर्मल है। ठीक है, पर अगर आप बटर डाल डाल के खाना बना रहे हैं, मतलब सब चीज बटर चीज सब चीज दिन ब दिन खा रहे हैं, तो आपके बॉडी में सैचुरेटेड फैट इंक्रीज होगा। ठीक है, तो ये समझ में आ गया सबको। इसमें भी दो प्रकार होते हैं, एक होता है मोनोसेचुरेटेड, दूसरा होता है पॉलीसेचुरेटेड। तो मोनोसेचुरेटेड क्या है, इन सब में पाया जाता है ऑलिव, पीनट, कैनोला, एवोकाडो, हेजलनट, ये देश दुनिया की चीजों में। और फिर ये जो आप अभी हम लोगों ने जितना गिना, सनफ्लावर, कॉर्न, सोयाबीन, इन सबों में पाया जाता है पॉलीसेचुरेटेड। ठीक है, मैम ये मोनोकोलोइड कौन सा होता है? आपने को बताया ना कौन सा? मोनो, मोनो हाँ। मतलब सिंगल वाला, मोनो अनसेचुरेटेड, और फिर पॉली सेचुरेटेड। इतना डीप में मत जाओ, इसको छोड़ दो। ठीक है, इतना समझ में आ गया। फिर है प्रोटीन। ठीक है, देखिए आज मैं सारी चीजें आप लोग को स्पीड में पढ़ा तो रही हूँ, पर मैं चाहती हूँ, जैसे मैंने ना इसके शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं, तो ये आप लोग को दिख रहा होगा थोड़ा बहुत, ये पूरा विटामिन का टेबल है। ठीक है, तो इसमें मैंने सारी चीजों को मेंशन करके रखा है। आप लोग को वीडियो क्लियर दिख रही है जो मैं दिखा रही हूँ ये? मैम यहाँ से तो नहीं दिख रहा है, लेकिन कॉपी अंदर नहीं दिख रहा है। रही। मतलब कॉपी कॉपी दिख रही है? ऐसा दिख रहा है, अभी कुछ दिख रहा है? नहीं दिख रहा है मैम, मेरे को तो नहीं ठीक दिख है, रहा मैं है। फोटो खींच के भेजूंगी। मतलब इसमें देखिए हाँ मैंने ना एक टेबल बनाया है, ये जितना भी हाँ। मतलब माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है उसको मैंने कंप्लीट इसमें डाल दिया है। ठीक है, तो इसमें कैसे किया, नेम, सोर्स, एक्सेस, डिफिशियंसी, ये पूरा पीडीएफ आप लोग को जब प्रोवाइड हो जाएगा तो आप लोग को भी यही करना है कि ऐसे मतलब छोटे 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 सेक्शंस बना के, टेबल बना के इन सब चीजों को खत्म कर देना है। तो ये पूरा डाइट का पीडीएफ आप 4 से 5 पेजेस में लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये काम अगर आज आप लोग कर लेंगे तो इससे आप लोग का फायदा ये होगा कि आप लोग डाइट, आप लोग का एग्जाम के लिए पूरा प्रिपेयर हो जाएगा। ठीक है, तो प्रोटीन, अब देखिए प्रोटीन क्या होता है, इससे पिछले साल के एग्जाम में क्वेश्चन आया था। बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन आर नाइट्रोजन। पहले तो प्रोटीन समझ लेते हैं। प्रोटीन एक माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होता है जो कि किससे किससे मिलके बना होता है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। पर इसके अलावा इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है जिसकी वजह से प्रोटीन बनता है, जो होता है नाइट्रोजन, जिसको बोलते हैं एमिनो एसिड। ठीक है, तो प्रोटीन को आप एमिनो एसिड भी बोल सकते हैं। अब जो प्रोटीन्स होते हैं ना उनके मतलब नाइट्रोजन के लगने के अकॉर्डिंग, मतलब जैसे कि इधर नाइट्रोजन लगा एक आध स्ट्रक्चर होगा। हाँ, जैसे ये देखिए, ये एमिनो एसिड, ये एमिनो एसिड, ये एमिनो एसिड, ऐसे करके बना है प्रोटीन। ठीक है, जो इसके बीच में जो बॉन्ड होता है उसको बोलते हैं पेप्टाइड लिंकेज।
तो जहां जहां एमिनो एसिड लगा है उसके अकॉर्डिंग ना मतलब ये 22 प्रकार के बने होते हैं, मतलब इसके 22 प्रकार होते हैं, ठीक है। तो ये एक बार जस्ट एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि प्रोटीन के कितने टाइप्स होते हैं, तो होते हैं 22 प्रकार। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है कि इसमें ना दो दो टाइप्स होते हैं, ठीक है। एक होता है एसेंशियल और एक होता है नॉन एसेंशियल प्रोटीन। एसेंशियल क्या होता है, ऐसे प्रोटीन्स, those protein which cannot be manufactured by body but supplied by diet, this is known as essential। ऐसे प्रोटीन्स जो हमारी बॉडी खुद ब खुद नहीं बना सकती पर उसको उसकी जरूरत होती है, डाइट के द्वारा हम उसको लेते हैं, ऐसे एमिनो एसिड को बोलते हैं एसेंशियल एमिनो एसिड, ठीक है। पर ऐसे प्रोटीन्स जिनकी मतलब हमारी बॉडी अपने आप इसको बना लेती है और इसकी मतलब डाइट से हमें इसको लेने की जरूरत नहीं पड़ती, उसको बोलते हैं नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड, ठीक है। तो जो एसेंशियल है इसकी संख्या 8 होती है और जो नॉन एसेंशियल है इसकी संख्या 14 होती है, ठीक है। एक बार और रिपीट करती हूँ, एसेंशियल ऐसे एमिनो एसिड होते हैं जिनको हमारे बॉडी जो है नहीं बना सकता, तो इसको हम डाइट से कंज्यूम करते हैं। और नॉन एसेंशियल ऐसे एमिनो एसिड होते हैं जिनको हमारा बॉडी खुद ब खुद बना लेता है, इसलिए हमें इसको डाइट से लेने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। समझ में आया एसेंशियल नॉन एसेंशियल? यस मैम। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन यहाँ से आया था, ये एमिनो एसिड है एसेंशियल और नॉन एसेंशियल। जब मैं पिछले साल पढ़ा रही थी तो मैंने बोल दिया था कि इसको क्या पढ़ने की जरूरत है, पर इसी से क्वेश्चन आ गया था कि ऐसे मतलब लिखा हुआ था कि 4 एग्जाम्पल थे और इसमें से कौन सा जो है एसेंशियल एमिनो एसिड के अंदर आता है, ठीक है। तो अब पिछले साल ही क्वेश्चन आया था तो इस साल तो नहीं आएगा, मतलब आप फिर से पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। तो आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइप्सिन, मायोसिन और पेनिलाइन, थेरोनिन, ट्राइपोफेन, वैलिन और हिस्टाडीन, ये सब एसेंशियल होते हैं और इसके अलावा जो भी रहेगा वो नॉन एसेंशियल है, ठीक है। तो ऐसे करके आप लोग 1-2 बार पढ़ लेंगे तो शायद आप लोग को याद हो जाए। तो ये पिछले साल का क्वेश्चन था। किसी को याद है पिछले साल ये क्वेश्चन आया था करके, पिछले साल जिन जिन ने एग्जाम दिया होगा? जी। देखिए अब क्या होता है ना, हमारा जो वेज वाला खाना होता है, ठीक है, वो उसमें मेनली क्या होता है, जो एसेंशियल एमिनो एसिड होता है ना वो बहुत कम होता है, मतलब किसी में 1 हो गया, किसी में 2 एमिनो एसेंशियल एसिड हो गया। तो ऐसे इसलिए ना हमारी जो इंडियन डाइट है उसको बहुत अलग तरीके से बनाया गया है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा स्पेशल कॉम्बिनेशन होते हैं फूड के जिसको हम मिलाते हैं और हमें पता भी नहीं होता क्योंकि ये इतने मतलब स्पेसिफिकली बने हैं। जैसे कि हम लोग जब इडली बनाते हैं तो हम चावल मिलाते हैं और उड़द दाल मिलाते हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल में लिखा है, कहाँ गया, पहले चावल और दाल का एग्जाम्पल समझ लेते हैं। जो सीरियल्स होते हैं वो लाइप्सिन की कमी में होते हैं और रीच होते हैं मायोसिन में, पर जो दालें होती है उसमें मायोसिन ज्यादा होता है और लाइप्सिन कम, मतलब मायोसिन कम होता है और लाइप्सिन ज्यादा होता है, ठीक है। तो हम दाल चावल खाते हैं क्योंकि दोनों की क्वांटिटी एक साथ मिल जाए, एक में एक की कमी है दूसरे में बढ़ोतरी है, इसमें ये कम है उसमें वो ज्यादा है, तो दोनों को मिला के खाते हैं तो हमें जो बॉडी को जरूरत है वो मिल जाए, ठीक है। इसलिए जितने भी हमारे फूड सोर्सेस में कॉम्बिनेशन है, जैसे कि दाल रोटी हो गया, डोसा हो गया और दलिया हो गया और राइस फीस हो गया, ये सारी चीजें इसलिए ऐसी बनाई गई हैं, इनका कॉम्बिनेशन इसलिए किया गया है क्योंकि एक में एक की कमी है दूसरे में दूसरी चीज की कमी है, तो दोनों को मिला के उसका एसेंशियल एमिनो एसिड कंज्यूम किया जा सके, ठीक है। इसके सोर्सेज देखिए, एनिमल सोर्स और वेजिटेबल सोर्स। एनिमल सोर्स में क्या क्या आएगा, मिल्क, एग, फिश, पोल्ट्री, मिल्क प्रोडक्ट, चीज, कर्ड, खोया, सारी चीजें इसमें आएगी, ठीक है। और फिर वेजिटेबल में आएगा आपकी मतलब साबुत दाल या फिर वो टूटी हुई दाल, जैसे सोयाबीन, नट्स, ऑयल, पीनट, आलमंड, कैशू, ये सारी चीजें जो हैं वो प्रोटीन के रिच सोर्स होते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपकी जो गेहूं और चावल है ना ये भी प्रोटीन प्रोवाइड करती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ चावल में आपको कार्बोहाइड्रेट भी मिलेगा, उसमें प्रोटीन वोटीन भी मिलता है, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारे स्टेप है वो आप लोग देख लेंगे।
यहाँ तक थोड़ा बहुत समझ में आया? जी मैम। अब एक चीज देखिए, अगर आपके शरीर में प्रोटीन की डेफिशिएंसी होती है, ठीक है, इसको मैं थोड़ा हाईलाइट कर लेती हूँ, आप लिख लीजिए, क्योंकि प्रोटीन की जो डेफिशिएंसी है उससे क्या बीमारी होती है? मतलब मैम ज्यादा होने से? कमी कमी, कमी। ठीक है। तो प्रोटीन की अगर कमी हो गई आपके शरीर में तो आपको होगी, इसमें तो के साइलेंट है, ठीक है, तो वॉशी ओरकर, ऐसा कुछ, वॉशी ओरकर, ठीक है, ऐसी बीमारी होगी। इससे क्या होगा कि आपका जो नॉर्मल ग्रोथ पैटर्न है उसमें मतलब कमी आने लग जाएगी, ठीक है। मतलब शरीर जो बढ़ता है ना हम लोग का, वो मतलब बच्चों का, ये एक्चुअली स्पेशली ये बच्चों में होता है, मैम बच्चे का। आवाज कट रही है, आवाज। सबको कट रही है कि आपको ही? बाकी हाँ लोग क्या बताइए, पता। बाकी लोग नॉइस आ रही है बताइए। मैम। नहीं करती। आप एक बार आप लोग मतलब रिज्वाइन कर लीजिए, जिसको जिसको आवाज में दिक्कत आ रही है, ठीक है। हाँ, तो हम लोग कवचकर जो बीमारी है वो इसके अंदर होती है। और आप देख सकते हैं, अगर प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर ये इसकी बीमारी हो, तो पहली बात तो जो फीटस है, मतलब जो बेबी है, उसकी जो ग्रोथ है वो रुक जाएगी, मतलब कमी हो जाएगी। और इसके अलावा अगर लैक्टेटिंग मतलब मदर है, मतलब माँ जब दूध देती है वो वाली मदर है, और वो अगर प्रोटीन कम खाना शुरू कर दे तो प्रोडक्शन ऑफ मिल्क की कमी हो जाएगी, ठीक है, मतलब मिल्क कम प्रोड्यूस होगा। फिर है वाटर। वाटर आप लोग को पता है कि वाटर हम लोग डेली कंज्यूम करते हैं, ये मिनरल्स के अंदर आता है, और वाटर में तो ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब हम लोग पढ़ेंगे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। एक बार जो मैंने टेबल बनाई है ना, उसको भी, इससे भी मैं थोड़ा बहुत पढ़ा देती हूँ ताकि आसानी से मतलब खत्म हो। कहाँ चली गई टेबल? तो देखिए, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का मतलब क्या होता है, पहले ये बताइए। जो चीज माइक्रो मतलब होता है जो चीज कम कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। कहाँ चला गया? हम्म तो माइक्रो का मतलब होता है मिनट या स्मॉल। तो ऐसे न्यूट्रिएंट जिनकी हमारे बॉडी में जरूरत तो होती है पर बहुत स्मॉल अमाउंट में जरूरत होती है, ठीक है। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में सबसे पहले चीज क्या आएगी, वो होती है विटामिन, ठीक है। विटामिन जो होता है वो हमारे बॉडी के लिए बहुत ज्यादा एसेंशियल होता है, पर वो खुद ब खुद हमारी बॉडी नहीं बना सकती, उसको जो है फूड के द्वारा प्रोवाइड करना पड़ता है, ठीक है। और अगर आपके बॉडी में विटामिन की कमी है तो आप लोग को बहुत सारी डिफिशियंसी डिजीजेस हो सकती हैं, ठीक है। तो विटामिन को दो प्रकार में डिवाइड किया गया है। एक होता है फैट सोल्यूबल, दूसरा होता है वाटर सोल्यूबल। फैट सोल्यूबल उसको बोलते हैं जो आप फैट मतलब ऐसे विटामिन जो फैट आपकी बॉडी अब्जॉर्ब करती है, ठीक है, जैसे कि अभी हम लोगों ने पढ़ा था ना, फैट की कमी होने से ये सब कमी होते हैं वो। और वाटर सोल्यूबल ऐसे विटामिन होते हैं जो हमारे बॉडी में रुकते नहीं है, वो वाटर के थ्रू हमारे शरीर से बाहर निकल जाते हैं, ठीक है, जैसे कि ये सारे विटामिन हमारे यूरिन के थ्रू हमारे शरीर से बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। तो फैट सोल्यूबल और वाटर सोल्यूबल हम लोगों ने पढ़ लिया। फैट सोल्यूबल आपके बॉडी में लीवर्स में स्टोर होता है, ठीक है। और वाटर सोल्यूबल स्टोर नहीं होता, वो यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाता है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं विटामिन ए। अब आप लोग ना एक टेबल बना ही लीजिए, ठीक है, क्योंकि अब यहीं से मतलब काम शुरू होगा, तो सब लोग एक टेबल बनाइए जिसमें सबसे पहले लिखिए नेम, चार उसमें खंड बना दीजिए, और एक में लिखिए नेम, दूसरे में लिखिए सोर्स, तीसरे में एक्सेस और चौथे में डिफिशियंसी। एक बार बना लीजिए, फिर उसके बाद इसको करते हैं तो आप लोग का भी टेबल बन जाएगा साथ ही साथ। सभी बना रहे हैं? पहले पहले क्या लिखना है मैम? सबसे पहले लिखिए नेम, नाम। हम्म।
फिर दूसरे वाले में आप सोर्स लिखिए, मतलब उसका जो उद्गम स्रोत है, स्रोत, सोर्स। फिर लिखिए एक्सेस, मतलब अगर वो शरीर में ज्यादा हो जाए, मतलब एक्सेस। म्यूट कर लीजिए एक बार। और फिर लिखिए डेफिशिएंसी, ठीक है, अगर शरीर में कमी हो जाए। तो देखिए, विटामिन ए का जो नाम होता है वो होता है रेटिनॉल, ठीक है, विटामिन ए को बोलते हैं रेटिनॉल। आप लोग बता सकते हैं मुझे कि रेटिनॉल रेटिना से अगर मिलके बना है तो क्या वो हमारे आंखों के लिए अच्छा होगा, विटामिन ए? जी मैम। ठीक है, तो इससे आप इसको रिलेट कीजिए। तो एक चीज इसमें मतलब ना, यहाँ पे इसका जो सोर्स होता है, वो जो मेन सोर्स है, ऐसे तो सब चीजों में पाया जाता है, पर इसका जो मेन सोर्स है वो है फिश लीवर ऑयल, ठीक है। फिश लीवर ऑयल जो है इसका रिचेस्ट सोर्स है, बाकी बहुत सारी चीजों से पाया जाता है। तो कंफ्यूज करने के लिए मैं आप लोगों को बहुत कुछ नहीं बताऊंगी, सिर्फ फिश लीवर ऑयल लिख लीजिए, ठीक है। और येलो रेड वेजिटेबल्स जो होती है ना, उसमें भी ये पाया जाता है, ठीक है। अब इसके फंक्शंस तो हम लोगों ने इसमें लिखा नहीं है। तो इसका मेन फंक्शन होता है विजन, मतलब देखना, इम्यूनिटी और हमारी बॉडी का ग्रोथ और डेवलपमेंट। स्पेसिफिकली जो एम्ब्रियो, मतलब हमारी जो बेबी का जो डेवलपमेंट होता है, फीटस का जो डेवलपमेंट होता है, उसके लिए बहुत ज्यादा स्पेसिफिक रोल प्ले करता है विटामिन ए, ठीक है। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा कि प्रेगनेंसी के टाइम पे फीमेल्स को कितनी सारी विटामिन कैल्शियम की टेबलेट पकड़ा दी जाती है। तो है फर्स्ट ये नॉर्मल विजन, ये इसको इतना डीपली नहीं पढ़ेंगे, इसको छोड़ दीजिए। अब इसमें देखिए डेफिशिएंसी, अगर किसी इंसान के अंदर विटामिन ए की कमी हो जाए तो उसको कौन सी बीमारी होगी, तो उसको होगी नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है। तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है कि नाइट ब्लाइंडनेस इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ, लिख दिया जाएगा विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो आप लोग को पता नहीं रहेगा तो कैसे लिखोगे, तो विटामिन ए किसके, नाइट ब्लाइंडनेस की वजह से होता है, ठीक मैम इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? है, रतौंधी। रतौंधी बोलते हैं ना? ठीक है। और एक और चीज मैम ज्यादा होने पर क्या लिखना है इसमें? बता रही हूँ, सुनो। जब आपके शरीर में ये ज्यादा हो जाए ना, तो सर दर्द होने लगेगा, ड्राउजीनेस मतलब थकान अजीब सा लगेगा, मतलब खराब खराब सा, और आपके बाल झड़ने लगेंगे, ठीक है। फिर है विटामिन डी। मैम बाल झड़ना और क्या? बस बाल झड़ना लिख लो, वो एक्सेस ज्यादा पूछता नहीं है, ठीक है। फिर है विटामिन डी, ठीक है। विटामिन डी को क्या क्या बोलते हैं, देखिए विटामिन डी के दो नाम है। एक है कैल्सीफिरॉल, यहाँ पे देखिए कैल्सीफिरॉल, अगर विटामिन डी3 है वो अलग ही है, तो उतना मत जाइए, सिर्फ कैल्सीफिरॉल लिख दीजिए आप, ठीक है, कैल्सीफिरॉल। और होता है सनशाइन विटामिन, ठीक है। मैं हाईलाइट करते चलती हूँ, आप लोग जब नोट्स देखेंगे तो खुद ब खुद आप उसको वो कर लेंगे, ठीक है। फिर देखिए इसका प्रीकर्सर क्या होता है, मतलब ये किसके द्वारा पाया जाता है, किससे बनता है, तो जो सनशाइन होती है उसके द्वारा ये हमारे शरीर में आता है, फिर हमारी बॉडी इसको बनाती है, ठीक है। इसका सोर्स क्या है, इसका मेन सोर्स है सनलाइट। दूसरा सोर्स क्या है, एग योग, मतलब जो अंडे के बीच में जो पीला पीला होता है वो, और बटर मिल्क मतलब छाछ। एक सेकेंड, एग योग और वो है वो पुअर सोर्स होता है, और जो मरीन फिश होती है, मतलब जो समुद्री मछलियां होती है, वो उसका गुड सोर्स होती है, ठीक है। इतना इसको देखने की जरूरत। और हाँ, इसका जो सबसे रिचेस्ट सोर्स है वो है कॉड लीवर ऑयल। तो अगर आपको विटामिन डी का सोर्स दे दिया गया और इधर उधर की चीजें लिख दी गई और वहीं पे कहीं पे सन नहीं लिखा, तो कॉड लीवर ऑयल जो है इसका रिचेस्ट सोर्स है, ठीक है। इसमें आपका जो सोर्स में आप सनलाइट के नीचे कॉड लीवर ऑयल लिख लीजिएगा। अब देखिए फंक्शन क्या है, आपके बॉडी में कैल्शियम और फास्फोरस का ऑब्जॉर्प्शन करवाना और हड्डियों को मजबूत बनाना, ठीक है। तो इसकी जो डेफिशिएंसी होती है ना, वो 3 स्तरों में होती है, ठीक है। जहां पे आप लोगों ने डेफिशिएंसी लिखी है ना, उसमें लिखिए
चाइल्ड, अगर किसी बच्चे को क्या था, विटामिन डी की कमी हो तो उसको कौन सी बीमारी होगी, रिकेट की। 1 से 3 साल के बच्चे को अगर किसी को मतलब विटामिन डी की कमी हुई तो उसको होगी रिकेट की बीमारी। अब यहीं पे अगर कोई मध्यवर्गीय इंसान है, मतलब हम लोग जैसे, हम लोग को अगर विटामिन डी की कमी होगी तो हमें क्या बीमारी होगी, ऑस्टियोमेलेशिया। और अगर हम बूढ़े हो गए और हमें मतलब विटामिन डी की कमी हो रही है तो वो हो गया ऑस्टियोपोरोसिस। ठीक है, तो ये तीनों से क्वेश्चन बन चुके हैं प्रीवियस ईयर में, तो आप लोग इसको अच्छे से लिख लीजिए। चिल्ड्रेन में हुआ तो रिकेट, मिडिल एज में हुआ तो कैल्शियमिया, और बुढ़ापे में हुआ तो ऑस्टियोपोरोसिस। मैम ये अपनी हड्डियों को मजबूत करना और एक और क्या बताया था आपने? फंक्शन मत लिखो, फंक्शन से नहीं क्वेश्चन आते, जो ये बताया ये लिख लिया। ये तीनों चीजें लिखी आपने, उससे क्वेश्चंस नहीं बनते, फंक्शन में नहीं। हाँ लिख लिया मैम। हाँ ठीक है, तो ये जो है इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये मेन इसका यही है कि रिकेट, ऑस्टियोमेलेशिया और ऑस्टियोपोरोसिस। ठीक है, सब स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं फिर। मैम एक बार और करो। और एक चीज और, अगर आपके शरीर में विटामिन डी की ज्यादा बढ़ोतरी मतलब ज्यादा हो गया, या फिर आप दिन भर धूप में रह गए, तो आपको कोई बीमारी नहीं होगी, क्योंकि सनसाइन से मतलब ऐसी कोई बीमारी नहीं होती है। ठीक है, फिर उसके बाद है विटामिन ई। विटामिन ई का दूसरा नाम क्या है, टोकोफिरॉल। टोकोफिरॉल, ठीक है, ये जो टोकोफिरॉल लिखा है ये उसका दूसरा नाम है। अब इसका जो फूड सोर्स है, व्हीट जर्म ऑयल। व्हीट जर्म ऑयल इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन ई। ठीक है, तो व्हीट जर्म ऑयल जो है रिचेस्ट सोर्स है, बाकी ये जितने भी आपके तेल फूल हैं, ये राइस ब्रेन ऑयल, देजुनिया ऑयल, सब में पाया जाता है। ठीक है, अब ये देख सकते हैं आप, ऑलिव ऑयल में इतना पाया जाता है, ग्रेप सीड में इतना पाया जाता है, कॉर्न में इतना पाया जाता है, वॉलनट में इतना, ऐसे करके क्वेश्चंस मतलब ये है। ठीक है, इसको आप लोग जब पीडीएफ प्रोवाइड होगा एक बार देख लीजिएगा। फिर उसके बाद है फंक्शन। इसका मेन फंक्शन क्या है, डीएनए सिंथेसिस करना, और आपके बॉडी में मतलब जो एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटीज है उन सब में रोल प्ले करना है, ये सब। ठीक है, तो इसमें इतना नहीं है। आपके इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करना, और इसकी ना कोई डेफिशिएंसी देखी गई है ना फिर कोई एक्सेस देखा गया है। ठीक है, क्योंकि ये ना हम मतलब जितनी इसकी हमारी शरीर को जरूरत होती है ना, उससे 100 गुना ज्यादा हम इसको खा लेते हैं। ठीक है, तो इसकी मतलब कभी आपके शरीर में कमी देखी नहीं जाएगी, और बढ़ोतरी से भी कोई नुकसान होगा नहीं। ठीक, तो आपको विटामिन ई समझ में आया, टोकोफिरॉल। फिर है विटामिन के। तो विटामिन के को क्या बोलते हैं, क्लॉटिंग विटामिन। ठीक है, ये आपके शरीर में क्लॉटिंग करने का काम करता है, मतलब खून के थक्के जमाने का काम करता है। ठीक है, तो इसका जो फूड सोर्स है वो जो हरे पत्तेदार सब्जियां हैं, जैसे कि मेथी, पालक, और ये जो मूली की सब्जी है, इन सब से ये पाया जाता है। ठीक है, और इसकी जो डिफिशियंसी है वो मतलब क्या है, बॉडी लूसेस ब्लड ड्यू टू कट और इंजरी। मतलब इसकी जब कमी होगी ना, तो आपका शरीर जब खून बहते रहेगा तो वो रोकने की किसी में क्षमता नहीं होगी। ठीक है, तो इसलिए जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है और जो न्यू बॉर्न बेबी होता है ना, उसको विटामिन के का डोज दिया जाता है, ताकि जब चाइल्ड बर्थ हो उस समय मतलब खून रुक सके, और ये जो ब्रेन हिमोरेज है, मतलब जो ब्लड ब्रेन में मतलब, हिमोरेज को कैसे समझाऊं, हिमोरेज का मतलब होता है ब्रेन की, जो ब्रेन की नसें फटती है ना, वो ना होना। ठीक है, ब्रेन हिमोरेज के लिए मतलब ना हो, इसलिए विटामिन के की डोज दी जाती है। ठीक है, इसको क्लॉटिन विटामिन भी कहा जाता है।
तो ये यहाँ पे एक मतलब कॉमन लिखा हुआ है कि किसको किसको क्या बोलते हैं और क्या क्या इसके फंक्शंस हैं, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। ये थोड़ा मैम कंफ्यूजिंग। उसकी कमी से क्या होता है, विटामिन के की कमी से? अभी तो बताया विटामिन के की कमी से क्या होता है, कोई मुझे बता सकता है विटामिन के की कमी से क्या होता है बाकी? ना ये ब्रेन वाला, नहीं ब्रेन की नहीं, वजह आप से। शांत रहो, किसी और को बताने दो। बताओ खून किसी। रोकने की क्षमता नहीं होती है उसमें। हाँ, जो आपके खून, जब अगर आपके शरीर से कुछ कट गया, खून निकल रहा है, तो उसको जो क्लॉटिंग मतलब वो जो खून का थक्का जमाने की क्षमता है वो नहीं होगी, ठीक है। तो खून बहने लगेगा आपके शरीर से, ठीक। फिर विटामिन बी कॉम्प्लेक्स पढ़ेंगे अब। तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के अंदर क्या आएगा? वाटर सॉल्युबल, मतलब ऐसे विटामिन जो आपके मतलब शरीर में पानी के द्वारा मतलब खाने में अब्जॉर्ब होते हैं और पानी के द्वारा निकल जाते हैं, मतलब यूरिन के द्वारा निकल जाते हैं, ठीक है। तो इसके ना लगभग 6 से 9 प्रकार है, मतलब प्रकार तो इसके बहुत सारे हैं, पर स्पेसिफिकली आज हम लोग इसके 9 प्रकार पढ़ेंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, 7 प्रकार पढ़ेंगे, ठीक। तो इसको थोड़ा ध्यान से सुनिए क्योंकि इससे क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनते हैं और ये इंपॉर्टेंट भी है। तो विटामिन बी वन, विटामिन बी वन का नाम है थाइमिन। और एग्जाम में कभी आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि विटामिन बी वन की कमी से कौन सी बीमारी होती है, आपसे पूछा जाएगा थाइमिन की कमी से कौन सी बीमारी होती है। तो आपको पता होना चाहिए कि थाइमिन किसको बोलते हैं, ठीक है। तो थाइमिन इज विटामिन बी वन। अच्छा, ऐसा करते हैं, तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं विटामिन बी वन जिसमें थाइमिन है। तो देखिए थाइमिन, विटामिन बी वन को थाइमिन बोलते हैं, ये याद रखिए आप। और इसका जो फूड सोर्स होता है वो क्या होता है? तो मुझे बता सकते हैं कि विटामिन बी वन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? बेरी बेरी। यस, बेरी बेरी जो है आपके विटामिन बी वन की कमी से होती है, ठीक है। विटामिन बी का बहुत सारा फंक्शन है। तो कोएंजाइम्स के रूप में काम करता है आपकी बॉडी में, जो ग्लूकोज है और उसका स्टोरेज वोरेज का काम करता है। और इतना सब नहीं देखेंगे, ठीक है। तो इसकी जो बीमारी है वो है बेरी बेरी, ठीक है, जिसका मतलब है आई कांट, आई कांट, ठीक है। इसका मतलब है कि जो ये पर्सन होता है उसको इतनी ज्यादा बीमारी हो जाती है, मतलब वो इतना ज्यादा बीमार हो जाता है कि वो कुछ भी नहीं कर सकता। फिर है विटामिन बी टू। विटामिन बी टू का नाम है, आ, कोई कुछ बोल रहा है? नहीं बोल रहे हैं तो माइक ऑफ कर हम दीजिए। मैम इसका सोर्स और इसका ये कुछ नहीं लिखना है एक? सोर्स का ना आप इसको एक बार पढ़ के लिख लीजिएगा, ठीक है। इसको ये देखिए, ये सारा है सोर्स इसका, उसमें से देख के लिख लीजिएगा, ठीक। मतलब सभी चीजों में पाया जाता है, आप देख सकते हैं सभी चीज लिखी हुई है इसमें। फिर उसके बाद है विटामिन बी टू। तो विटामिन बी टू को, एक तो उसका नाम है विटामिन राइबोफ्लेविन, और इसको विटामिन जी भी बोलते हैं, ठीक है। इट इज येलो ग्रीन कलर, इसलिए इसको फ्लेविन या मतलब फ्लेवस बोलते हैं, क्योंकि इसका नाम होता है फ्लेविस का मतलब होता है येलो, ठीक है। और इसमें जो पिगमेंट होते हैं वो शुगर के राइबोस होते हैं, इसलिए राइबोफ्लेविन इसका नाम है। फिर देखिए इसका फंक्शन क्या क्या है। राइबोफ्लेविन जो होता है आपके बॉडी में एनर्जी प्रोडक्शन और टिश्यूज का जो प्रोडक्शन होता है, बॉडी बिल्डिंग का काम इसमें कोएंजाइम का काम करता है। और आपके टिश्यू हेल्थ के लिए और ह्यूमन के ग्रोथ के लिए, प्लांट के ग्रोथ के लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। इसका जो रिच सोर्स है वो है मिल्क, ठीक है। तो मिल्क से जितने भी प्रोडक्ट बने हुए हैं उन सब में राइबोफ्लेविन पाया जाएगा, पर जो घी है, बटर है, इन सब के अंदर राइबोफ्लेविन नहीं पाया जाता, क्योंकि जब आप घी बनाते हैं तो उससे वाटर एक्सट्रैक्ट हो जाता है और वो उसी के थ्रू निकल जाता है, ठीक है। अब इसकी बीमारी क्या है? अगर आपके अंदर विटामिन बी टू की कमी होगी तो आपको फोटोफेबिया होगा।
फोटोफोबिया का मतलब है लाइट से डर होना, ठीक है। मतलब उस इंसान को इतना ज्यादा डर हो जाएगा कि लाइट उसके सामने आए तो भी उसको मतलब उससे डर लगने लगेगा, ठीक है। अब इसके अलावा और कौन सी बीमारी होती है, तो एंगुलर स्टोमैटिस जो है वो मेन इसकी बीमारी है। एंगुलर स्टोमैटिस का मतलब है कि जो हमारे लिप्स हैं उसके पास जो मुंह में छाले आना जो बोलते हैं उसको ये एंगुलर स्टोमैटिस बोलते हैं, ठीक है। तो एंगुलर स्टोमैटिस जो है इसके अंदर होता है। फिर है विटामिन B3। विटामिन B3 का नाम है नाइसिन। ये सारे मतलब आपको जितने भी विटामिन दिखेंगे ना ये कोएंजाइम का ही काम कर रहे हैं, ठीक है। तो सब में कोएंजाइम ही रहेगा। अब इसका जो सोर्स होता है वो होता है मतलब ग्राउंडनट बहुत अच्छा सोर्स है, ठीक है। या फिर किसी ऑर्गन का लीवर जो होता है वो भी अच्छा है, ठीक है। ग्राउंडनट और लीवर। इसके अलावा आप जो ग्राउंडनट है या फिर लीवर है इसको तो डाइट में ऑकेजनली खाते हैं, मतलब रोज रोज तो मूंगफली नहीं खाते या फिर रोज रोज मतलब किसी का लीवर तो नहीं कंज्यूम कर सकते। तो इसलिए इसको ना जो ब्रीवर ईस्ट होता है इसमें इसका बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड सोर्स पाया जाता है, ठीक है। बीवर ईस्ट, पर हमारे जो इंडिया है इसमें हम लोग इसको कंज्यूम नहीं करते। बीवर ईस्ट ये भी एक बहुत अच्छा सोर्स है विटामिन B3 का, ठीक है। ये बीवर ईस्ट को लिख लेंगे एक बार। मैम ये क्या होता है? ये तो पता नहीं मुझे भी, मतलब जो यीस्ट होता है ना मतलब जिससे ब्रेड ब्रेड बनाते हैं, आपने सुना है हाँ यीस्ट, हाँ हाँ हाँ। उसी का एक प्रकार है बीवर यीस्ट, ठीक है। अब ये अपने इंडिया में कंज्यूम नहीं होता तो इतना मुझे भी नॉलेज नहीं है इसके बारे में। फिर इसकी जो डिफिशियंसी है उसको देखिए, प्लेग्रा। प्लेग्रा ये जो है ये होती है विटामिन B3 की डेफिशिएंसी से, ठीक है। प्लेग्रा ये जो है ये प्रीवियस ईयर में आ चुका है ये सेम क्वेश्चन। प्लेग्रा किसके वजह से कमी किसके कमी की वजह से होता है, तो नाइसिन के कमी की वजह से होता है। फिर उसके बाद इसको लिख लिया प्लेग्रा का। जी मैम। प्लेग्रा कौन सी भी किस टाइप का होता है, कुछ आइडिया है? इसके अंदर क्या होता है, आपको भूख कम लगेगा, आपके अंदर डिजीनेस मतलब ऐसे मतलब थोड़ा सा चक्कर चक्कर टाइप आएगा, नींद कम आएगी, एकदम चिड़चिड़ापन रहेगा, भय रहेगा, डिप्रेशन रहेगा, चीजें याद नहीं रहेगी। ये सारे जो सिम्टम्स हैं इसको बोलते हैं प्लेग्रा, ठीक है। ये ना एपिडेमिक फॉर्म में देखा गया था इंडिया में। एपिडेमिक मतलब जैसे कि कोरोना आई थी ना एक साथ बहुत लोग को फैल गई थी, वैसे ये फैली हुई थी, ठीक है। ये RDA बताया गया कि रिकमेंडेड डेली अलाउंसेस तो किसको कितना खाना चाहिए, तो इसको देख लीजिएगा जब आप लोग मतलब अभी तो जितना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उसको पढ़ रहे हैं, फिर उसके बाद जब बाद में पढ़ेंगे तो इसको थोड़ा अच्छे से डिटेल से पढ़ लेंगे, ठीक है। अब विटामिन B5 है, तो विटामिन B5 को क्या बोलते हैं, पेंटोथोनिक एसिड। पेंटोथोनिक एसिड, ठीक है। और इसको ही एंटी स्ट्रेस विटामिन भी बोलते हैं। इसकी स्पेलिंग एक बार देख लेंगे, पेंटोथोनिक एसिड और एंटी स्ट्रेस विटामिन, ठीक है। ये इसके अंदर ये किसके अंदर पाया जाता है, कैबेज फैमिली। जितने भी आपके ब्रोकली हो गया, फूल गोभी हो गया, पत्ता गोभी हो गया, बंद गोभी और कुछ होता है क्या, और मुझे याद नहीं आ रहा है, बस इतना ही, ठीक है। तो ऐसे जितनी भी कैबेज फैमिली वाली सब्जियां होती है ना उसके अंदर ये पाई जाती है, ठीक है। और इसके मतलब आपके शरीर में अगर मतलब स्ट्रेस की मात्रा बढ़ रही है तो आपको ये सब खाना चाहिए। और इसका जो डिफिशियंसी है उसमें मतलब कोई स्पेसिफिक कोई डिसऑर्डर नहीं बताया गया है, मतलब बस सर दर्द वर्द दर्द, थकान, चिड़चिड़ापन, आपके जो मसल्स हैं उनका ढंग से कोऑर्डिनेशन नहीं होना, ये सारी चीजें होती है, पेट अच्छे से साफ नहीं होना, ये सब चीजें हैं, ठीक है। कोई मतलब स्पेसिफिक कोई बीमारी नहीं है तो उसको आपको लिखने की जरूरत नहीं है। जिसमें जिसमें कोई स्पेसिफिक बीमारी का नाम है उसको मैं बता दूंगी। फिर उसके बाद है विटामिन B6। विटामिन B6 को बोलते हैं पायरोडॉक्सिन। पायरोडॉक्सिन, ठीक है।
देखिए इसका फंक्शन क्या क्या है। ये जो एमिनो एसिड है, मतलब जो हमारा प्रोटीन है, उसके मेटाबॉलिज्म में हेल्पफुल होता है, ठीक है। और ये हमारे बॉडी में जो एंटीबॉडीज है उसका निर्माण करने में हेल्पफुल होता है। एंटीबॉडी किसको बोलते हैं, कोई बता सकता है? रोग प्रतिरोधक क्षमता। हाँ, रोग प्रतिरोधक क्षमता में जो हेल्पफुल होते हैं उसको एंटीबॉडी बोलते हैं। इसकी डेफिशिएंसी से क्या क्या होगा, पेरिफेरल न्यूरोटिस, एनीमिया ग्लोटिस, ठीक है। तो ये जो सारी चीजें हैं वो होती हैं, पर ये हमारे इंडिया में नहीं देखी गई है, क्योंकि हमारे इंडिया में लोगों को इसकी कमी नहीं होती, ठीक है। तो ये सारी बीमारी होती तो है, पर हमारे इंडिया में नहीं होती, ठीक है। क्यों नहीं होती, क्योंकि हमारे इंडिया के फूड सोर्स जैसे वीट है, मतलब पल्सेस है, वीट है, मीट है, ये सब इसके रिसोर्स होते हैं। तो हम लोग मतलब सब चीज ये तो खाते ही रहते हैं, तो हमें इसका मतलब कुछ कमी नहीं है, ठीक है। फिर है विटामिन B9, ये होता है मैम फॉलिक। इसकी कमी से होने वाला। PDF भेजती हूँ मैं, फिर उसमें देखिए, ठीक है। ये बहुत सारी चीजें हैं, पेरिफेरल न्यूराइटिस, ग्लोटिस, सिलियोसिस, ठीक है। अब विटामिन B9, इसका जो नाम है वो है फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड की टेबलेट खाइए कभी? हाँ मैम, सुना तो है। इसकी टेबलेट्स आती है, मतलब दिया जाता है लेडीज को स्पेशली, फॉलिक एसिड की टेबलेट, विटामिन B9। इसकी अगर शरीर में कमी हो ना, तो मतलब एनीमिया होता है, वो बहुत खतरनाक प्रकार का एनीमिया होता है, तो इसलिए इसको मतलब थोड़ा कंज्यूम करना चाहिए, ठीक है। इसका जो सोर्स है वो है ग्रीन लीफी वेजिटेबल, लीवर, लेग्यूम, ईस्ट, ठीक है। ये इसके रिच सोर्स है, मतलब ग्रीन लीफी वेजिटेबल, किसी भी प्राणी का लीवर, लेग्यूम्स मतलब आपके जितने भी अनाज, मतलब लेग्यूम्स मतलब अनाज नहीं होता, लेग्यूम्स मतलब जितनी दालें होती हैं वो वाली, ठीक है। और फिर यीस्ट, ये सब इसका स्ट्रक्चर होता है। पर क्या होता है ना, मतलब सोर्स होता है, पर ये विटामिन जो होता है ना, जब इसको कुक करते हैं तो 50% ये निकल जाता है, मतलब खत्म हो जाता है, ठीक है। इसकी डेफिशिएंसी से होगा मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, मतलब आपकी जो सेल्स होते हैं वो बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं और वो एक दूसरे सेल को ही खाने लग जाते हैं, ऐसा होता है इसमें मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। ये होती है फॉलिक एसिड की कमी से। अब पेज चेंज करो। फिर है विटामिन B12, इसको बोलते हैं साइनोकोबैलेमिन। साइनो, ऐसे बोल सकते हैं, साइनोकोबालामिन ही लिखिए, साइनोकोबालामिन। तो इसकी कमी से क्या होगा, पहले इसके फंक्शन देख लेते हैं। इसका फंक्शन क्या है कि बोन मैरो, नर्वस सिस्टम और जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक है उसको अच्छे से मतलब मेंटेन करना ही, क्योंकि आपने पढ़ा था कि विटामिन जो होते हैं सारे बॉडी के रेगुलेशन में काम करते हैं, तो इसलिए ये सारे इन सब चीज़ों में हेल्पफुल होते हैं। लीवर और ऑर्गन मीट इसका रिसोर्स होता है। और इसकी डेफिशिएंसी से आपको कौन सी बीमारी हो सकती है, वो है पेरिनीशियम एनीमिया। इसको लिखेंगे, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। पेरिनेशियम एनीमिया जो है इसकी बीमारी से होता है। फिर है इसके सोर्स क्या है? इसके बी सोर्स वही ट्वेल्व तो के है, सोर्स। लीवर, ऑर्गन मीट, मीट, मसल मीट। और नॉनवेज नहीं खाते उनके लिए, प्योर वेज के लिए? प्लांट फूड डू नॉट कंटेन विटामिन B12। ओके। मिल्क है ना, मिल्क, मिल्क खाओ, ओके मैम, पनीर मेरी खाओ। बेटी को बताया था डॉक्टर ने, तो फिर वो नहीं खाती, नॉनवेज नहीं खाती, इसलिए कुछ। हम्म, ठीक है। विटामिन सी, विटामिन सी को बोलते हैं एस्कॉर्बिक एसिड। इसको फ्रेश फ्रूट विटामिन भी बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि ये जो मेनली फ्रेश फ्रूट्स में पाया जाता है। अब ये स्ट्रक्चर देखिए, हम मतलब सारी सब्जियों की फोटो छपी हुई है, ये लोग कितने खुश हो रहे हैं कि हम बहुत ज्यादा फ्रेश हैं,
तो इसलिए हमारे अंदर सबसे ज्यादा अमाउंट में विटामिन सी पाया जाता है। अगर आप पालक की सब्जी आज लाओ, आज बना के खाओ, तो उसमें अच्छे विटामिन सी होंगे। उसको 5 दिन फ्रिज में रखो, फिर उसके बाद बनाओ, तो उसका विटामिन सी सारे खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिए इसके सोर्सेस क्या क्या है। आंवला, इंडियन गूसबेरी, सबसे रिचेस्ट सोर्स है विटामिन सी का। ठीक है, तो आंवला जो है इसलिए ठंडी के दिनों में तो खाना ही चाहिए उसको, उसके कुछ कुछ मुरब्बा उरब्बा बना के रख लेना चाहिए ताकि हम साल भर उसको खाते रहें। गुआवा, कैशू, एप्पल, इन सब में भी विटामिन सी पाया जाता है। एक बार एक क्वेश्चन आया था, 4 चीजें लिख दी गई थी और इसमें लिखा गया था कि सबसे ज्यादा रिचेस्ट सोर्स विटामिन सी का, उसको अरेंज कीजिए। ठीक है, मतलब ज्यादा से कम। तो बाकी चीज तो किसी को पता नहीं थी, पर आंवला पता था कि आंवला में सबसे रिचेस्ट सोर्स होता है, और ऑप्शन में भी आंवला से ही स्टार्ट था, एक ही था, तो उसको मतलब सीधा टिक कर सकते थे कि आंवला इसका रिचेस्ट सोर्स है। ठीक है, मतलब अब सारे पीवाईक्यूज घूम गए हैं मेरे से, तो मतलब मैं आप लोग को दिखा नहीं सकती, पर सेम वैसे ही क्वेश्चन था। ठीक है, तो ये सारे फ्रूट्स के नाम है, इसमें इतनी इतनी विटामिन सी होती है, पर देखिए सिर्फ आंवला में 600 mg 100 ग्राम पे होती है। मतलब अगर आप 100 ग्राम आंवला खाते हैं तो आपको 600 mg विटामिन सी की प्रोवाइड होगी। ठीक है, इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन है हमारी बॉडी में जो वुंड्स है, मतलब आपके घाव वाव भरने में हेल्पफुल है। ठीक है, अगर कोई घाव हो गया तो उसको आसानी से मतलब ठीक करने में ये काम आता है। ठीक है, अब इसकी बीमारी क्या है? अगर आपको विटामिन सी की कमी हो जाए तो हमें कौन सी बीमारी होगी? स्कर्वी। ठीक, तो अभी हम लोगों ने विटामिन ये सब कंप्लीट कर लिया। एक बार इन सब के नाम देख लीजिए। थाइमिन विटामिन B1, राइबोफ्लेविन विटामिन B2, B3 नाइसिन, फॉलिक एसिड किसको बोलते हैं? B9 को। विटामिन B12 को क्या बोलते हैं? साइनोकोबालामिन। और विटामिन सी को क्या बोलते हैं? एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, ये इसके फंक्शंस भी है, ये पीडीएफ आपको प्रोवाइड होगी तो आप अच्छे से देख लीजिएगा। अब एक टेबल मिनरल्स का भी बनाते हैं कि देख लेते हैं मिनरल्स में क्या क्या होता है। वैसे मिनरल्स में इतना कुछ है नहीं। ठीक है, थोड़ा मिनरल्स पढ़ के खत्म करते हैं। ठीक है, हो गया फिर। मिनरल्स किसको बोलते हैं? मिनरल्स ऐसे एलिमेंट होते हैं जो हम, मिनरल्स आर डिफाइंड एज दोस एलिमेंट विच लार्जली रिमेन एज व्हेन प्लांट एंड टिश्यू आर कम्प्लीटली बर्न। जब आप प्लांट और टिश्यू को कंप्लीटली बर्न कर दोगे, मतलब पूरा जला दोगे, तो जो उसके ऐश में भी मतलब बचा रहता है ना, मतलब उसके जो राख में बचा रहता है, उसको मिनरल्स बोलते हैं। ठीक है, हमारे ह्यूमन बॉडी में 19 मिनरल्स हैं। ठीक है, टोटल मिनरल कंटेंट इज हाउएवर स्मॉल, ओनली 4 to 5% ऑफ बॉडी वेट। आपके पूरे बॉडी वेट का सिर्फ 4 से 6% जो है मिनरल्स होता है, पर उसमें भी 19 मिनरल्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो देखिए मिनरल्स के 2 प्रकार होते हैं। एक ऐसा मिनरल जो ज्यादा अमाउंट में पाया जाता है, एक ऐसा मिनरल जो कम अमाउंट में पाया जाता है। तो कौन कौन ज्यादा अमाउंट में पाया जाता है? कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम, क्लोराइड और मैग्नीशियम, आयरन, आयोडीन, जिंक और कॉपर। ठीक है, तो कैल्शियम को क्या लिखेंगे? कैल्शियम और फास्फोरस जो होता है हमारे बॉडी में बहुत ज्यादा अमाउंट में पाया जाता है। कैल्शियम कहाँ पे पाया जाता है भाई, बताओ मेरे को? बोन्स। बोन्स। और फास्फोरस कहाँ पे पाया जाता है? ये भी बोन्स में पाया जाता है क्या? ठीक है, तो इनका फंक्शन क्या है? आपके बोन्स और टीथ को डेवलप करना, आपके बॉडी प्रोसेस को मेंटेन करना। ठीक है, इसके फूड सोर्स क्या है? कैल्शियम किस में पाया जाता है? मिल्क में, मिल्क प्रोडक्ट में, रागी में। रागी जो है सबसे ज्यादा पाए इसमें है। ठीक है, और फिर उसके बाद क्या है? कैल्शियम का काम क्या होता है? मीट माय फ्रेंड, दे हेल्प मी इन अब्जॉर्प्शन। आपके बॉडी में कैल्शियम कब एब्जॉर्ब होगा? जब उसमें विटामिन डी होगा, प्रोटीन होगा और कार्बोहाइड्रेट होगा। ठीक है, अगर ये तीनों होंगे तभी आपके बॉडी में कैल्शियम एब्जॉर्ब होगा, नहीं तो एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा। फिर है सोडियम। सोडियम भी बहुत ज्यादा अमाउंट में जरूरत होता है। सोडियम क्या है? नमक।
ये आपका सेल है, ठीक है। ये इंट्रासेलुलर लिक्विड है और ये एक्स्ट्रा सेलुलर लिक्विड है। हम लोगों ने सेल में पढ़ा था ना कि सेल के अंदर की जो चीजें हैं उसके अंदर क्या था, साइटोसोल है, वो उसको इंट्रासेलुलर लिक्विड बोला जा रहा है, और ये सेल के बाहर की चीजें हैं, ठीक है। तो जो भी आदान प्रदान का काम होता है ना, वो सोडियम और पोटेशियम की वजह से होता है। आप इसमें जो ये ब्लैक गोला देख सकते हैं, ये जितनी भी चीजें हैं वो पोटेशियम की वजह से है, और वो जो है ज्यादातर सेल के अंदर पाई जाती है। और जो ये चौकोन और ऐसे वाला गोला देख रहे हैं वो होता है एक्स्ट्रा सेलुलर, मतलब सोडियम क्लोराइड आपके एक्स्ट्रा सेलुलर लिक्विड में पाया जाता है और पोटेशियम जो है आपके इंट्रा सेलुलर लिक्विड में पाया जाता है। सोडियम का काम क्या है, बैलेंस बनाना ये एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलर लिक्विड के बीच में। इसलिए अगर आप देख पाएंगे आप ज्यादा नमक वाली चीजें खाएंगे तो ये बैलेंस बिगड़ जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा भी जो लेस कुरकुरे खाते हैं ना हम लोग, मतलब जितने भी पैकेट्स वाले फूड होते हैं उसमें क्या होता है, उसको टेस्टी बनाने के लिए और उसको बार बार खाने के लिए उसमें इतनी ज्यादा मतलब अमाउंट ऑफ सॉल्ट डाला जाता है ताकि हम उसको बार बार खाएं और हमें पता भी नहीं चलता, ठीक है। तो अगर हम मतलब बहुत ज्यादा लेस कुरकुरे खाते रहेंगे तो हमारे बॉडी के अंदर इसका बैलेंस बिगड़ेगा और हमें बहुत सारी बीमारी होनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। आपके बॉडी में जो बेसिक और एसिडिक नेचर है उसको बैलेंस करने का काम करता है, मैसेज प्रोवाइड करने का काम करता है एक नर्व से दूसरे सेल कि मैं सोडियम के फंक्शंस बता रही हूँ, और आपके मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन इन सब में हेल्पफुल होता है, ठीक है। अब फूड सोर्स, आप बताइए नमक मतलब सोडियम कहाँ से मिलता है, एक चम्मच नमक में बहुत सारा सोडियम होता है, ठीक है। इतना ही है, पोटेशियम वाला तो अभी स्लाइड में अवेलेबल नहीं है।